हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी कार्बे अनायंस। ठीक है, तो कार्बे अनायंस क्या होता है? कार्बे अनायंस भी हमारे पास एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये कैसी होती है? ये हमारे पास शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसमें हमारे पास ए से बी बन रहा है, मींस ए हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है और बी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है। ये रिएक्शन कैसे होगी? पहले ए बनेगा, ए से हमारे पास सी बनेगा और सी से हमारे पास क्या बनेगा? बी बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये सी बनी है ना, ये हमारे पास क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और ये कैसी स्पीसीज होती है? बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है और इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास कार्बोकटायन, सेकंड होता है हमारे पास कार्बे अनायन। ठीक है, और कौन सा होता है हमारे पास? और होता है हमारे पास फ्री रेडिकल। फोर्थ होता है हमारे पास कार्बीन। फिफ्थ होता है हमारे पास नाइट्राइल। और सिक्स्थ होता है हमारे पास बेंजाइन। ठीक है, तो ये 6 टाइप के हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिसमें से कार्बोकटायन जो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था। हमने सब देखा था कि कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी स्टेबिलिटी, ऑर्डर, इसकी स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, और इससे रिलेटेड हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कार्बोकटायन हमारा पूरा हो चुका था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, दैट इज कार्बे अनायन। ठीक है, तो कार्बे अनायन क्या होता है? कार्बे अनायन इज जब कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, तो हम उसे बोलते हैं कार्बे अनायन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास H लगाते हैं इसको, हमारे पास ये कोई स्पीसीज है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास कोई Y एटम लगा हुआ है। जो Y है ना, ये कार्बन से क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी और क्या होगा? Y पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। Y पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ये, हमारे पास ये बनेगा। देखो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास कार्बे अनायन। क्या बन गया? कार्बे अनायन। तो कार्बे अनायन कैसे बनता है? जब भी कार्बन के साथ क्या लगा हो, कोई कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, तो बॉन्ड का फ्यूजन कैसे होगा? इस तरफ बॉन्ड ब्रेक होगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा कार्बे अनायन। ठीक है, तो कार्बे अनायन का फॉर्मेशन तो हमने देख लिया। अब इसका नेम कैसे रहेगा? मान लो हमारे पास ये है, तो इसका नाम क्या रहेगा? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे मिथाइल, तो ये हो जाएगी हमारे पास मिथाइल कार्बे अनायन। ठीक है, सिमिलरली मान लो है मेरे पास है ये, तो ये दो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बे अनायन, इथाइल कार्बे अनायन। ठीक है, वही मान लो अगर मेरे पास ये है, तो इस ग्रुप का नाम मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, क्या होता है? इस ग्रुप का नाम होता है अलाइल। तो ये हो जाएगी हमारे पास अलाइल कार्बे अनायन। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक ग्रुप ये भी बताया था, ये कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास विनाइल ग्रुप, तो हमारे ये हो जाएगी हमारे पास विनाइल कार्बे अनायन। ठीक है, तो कार्बे अनायन की फॉर्मेशन देख ली और उसका थोड़ा सा नेम देख लिया। अब देखते हैं कार्बे अनायन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स कार्बे अनायन के, वो कैसे रहता है। देखो, ये है हमारे पास कार्बे अनायन, ये है हमारे पास कार्बे अनायन। ठीक है, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन आयन जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी स्पीसीज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारे पास। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो नेगेटिव चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या होगी? ये होगी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ही होगा ना इसका लव, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये हमारे पास कैसे एक्ट करती है? न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। थर्ड बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास रहती है sp3। और इसकी शेप कैसी रहेगी? इसकी शेप रहेगी हमारे पास पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल। अब देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी ना। जैसे देखो CH अब इसके पास देखो नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। वो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गए, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। क्यों? यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज जो इसके पीछे में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल से शिफ्ट हो जाएगी, कैसी? पिरामिडल पे। ठीक है, तो
इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रोडिच है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3 और इसकी जो शेप रहती है वो रहती है हमारे पास पिरामिडल। ऑलराइट, आया समझ में। अब जो है इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज कैसी रहती है, स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो जो भी चार्ज स्पीसीज होती है वो क्या कहती है, अपने चार्ज को खत्म करना चाहती है, खत्म करके कहाँ जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहती है। अब कार्बन आयन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या चाहती है, ये चाहती है अपने इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करना। अब इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करना, तो वो कौन खत्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम नेगेटिव चार्ज के साथ क्या लगा दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा और ये कार्बन आयन कहाँ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी। वहीं अगर मैं इसके साथ क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ, तो इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन दे के इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जबकि ये तो अपने नेगेटिव चार्ज को कम करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने तो क्या किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसको कहाँ लेके चला गया, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके चला गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्बन अनायन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करते हैं, कार्बन अनायन को स्टेबल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन अनायन को अनस्टेबल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी कैसे पढ़ सकते हैं, रेजोनेंस के थ्रू पढ़ सकते हैं, एरोमेटिसिटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। एरोमेटिसिटी से कार्बन अनायन स्टेबल होती है, रेजोनेंस से स्टेबल होती है, हाइपर कंजुगेशन से होगी क्या, हाइपर कंजुगेशन से होगी। हमने पढ़ा था कि कार्बन आयन जो है वो हाइपर कंजुगेशन नहीं देती है। हमने देखा था कि हाइपर कंजुगेशन कौन कौन देता है, हमें हाइपर कंजुगेशन देता है कार्बोकटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। सिर्फ ये स्पीसीज है जो हमें हाइपर कंजुगेशन देती है। तो कार्बीन हमें हाइपर कंजुगेशन नहीं देती है, तो इस कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हम एरोमेटिसिटी से कर सकते हैं, रेजोनेंस से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी से कैसे करेंगे, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी से कार्बन आयन कैसे स्टेबल होती है, फिर रेजोनेंस से और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो हम इन तीन फैक्टर से क्या कर सकते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं, डोनेटिंग क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। अब कार्बन आयन तीन तरह से स्टेबल होती है, एरोमेटिसिटी से, रेजोनेंस से और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इसका ऑर्डर क्या रहता है, इसका ऑर्डर रहता है कुछ इस तरह से कि जो कार्बन आयन एरोमेटिसिटी से स्टेबल होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर आता है रेजोनेंस, और लास्ट में आता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये रहता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब एक एक करके जो है हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी से कार्बन आयन कैसे स्टेबल होती है, मान लो अगर नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए, तो वो कार्बन आयन क्या होगी, स्टेबल होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये केवल कंपाउंड है, ठीक है, अब ये कंपाउंड मेरे पास साइक्लिक है, ये मेरे पास कॉन्जुगेटेड भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये मेरे पास साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया ना, राइट। वहीं अगर मान लो अगर मेरे पास ये कंपाउंड ऐसे होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो क्या ये मेरे पास एरोमेटिक होता, नहीं, ये मेरे पास कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मेरे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्यों है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है। अब क्योंकि इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है, इसलिए ये कार्बन अनायन हमारे पास कैसी है, स्टेबल है, ये कार्बन अनायन हमारे पास कैसी है, स्टेबल है। ऑलराइट, ये हमारे पास स्टेबल कार्बन अनायन है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी से जो कार्बन अनायन स्टेबल होती है उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है हमारे पास। फिर आती है रेजोनेंस और लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो समझ में आया एरोमेटिसिटी से कार्बन अनायन कैसे स्टेबल होती है, अगर नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है उस कार्बन अनायन की, सॉरी, अगर नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है उस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए, तो वो कार्बन अनायन हमारे पास कैसी होगी, स्टेबलाइज्ड होगी। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। अब इससे को कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास हमें ये कुछ कार्बीन्स दे रखी है, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है,
इसमें क्या लग रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है CH2, यहाँ पे लगा हुआ है CH2। तो इनका तो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी से नेगेटिव है चार्ज है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन, ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी से नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन देके और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो मीन्स इसकी स्टेबिलिटी को ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास सबसे लीस्ट स्टेबल होगा ये तो। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। अब बी में ये एरोमेटिक है, नहीं एरोमेटिक नहीं है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर देखो ये यहाँ जाएगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये जो 20 स्पीसीज है वो हमारे पास रेजोनेंस से क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है। 20 स्पीसीज जो हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है। सी की बात करते हैं। सी हमारे पास कैसे कंपाउंड है, सी हमारे पास एरोमेटिक है। सी हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक है ना, देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सी हमारे पास जो है एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रहा है, तो सी की स्टेबिलिटी हमारे पास क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं डी की बात करते हैं। डी हमारे पास साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मींस एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी हमारे पास सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक तो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होता है। तो सबसे लास्ट में हमारे पास डी आएगा, ए नहीं आएगा हमारे पास, सबसे लास्ट में डी आएगा, क्योंकि डी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम रहती है। सी आएगा और फिर आएगा बी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी से मिलती है, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बी में देखो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, तो आएगा बी। ए और डी तो क्या हो गए, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गए, इनमें तो कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर ही नहीं है। बट डी हमारे पास एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, तो डी आएगा लास्ट में, फिर आएगा हमारे पास ए। तो ये रहेगा हमारे पास यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखे हैं, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अब ये है, यहाँ पे तो कोई भी फैक्टर नहीं लग रहा है, बस ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा के इसके ऊपर क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको अनस्टेबल कर रहा है, राइट। बट वहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। अब बीसी देखो, अब रेजोनेंस में क्या होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इसमें तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड एक थी, ये यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कौन सा, एक डबल बॉन्ड H2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो डबल बॉन्ड H2, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे तो एक ये और एक ये, सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। वहीं डी में बात करें तो पहले ये एक आएगा यहाँ पे, फिर ये आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर ये जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े से ज्यादा बनेंगे, दो डबल बॉन्ड है। वहीं अगर डी की बात करें, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगी, तो ये यहाँ आएगी, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी से भी ज्यादा बनेंगे, सी से भी ज्यादा बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास डी होगा, फिर सी होगा, और फिर बी होगा। तो ये डी सी बी के स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये रहेगा, क्योंकि डी में क्या बन रहे हैं, हमारे पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिर सी में बन रहे हैं और फिर बी में बन रहे हैं। अब ई की बात करो, ई हमारे पास कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक है, तो ई तो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ई तो हमारे पास कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। एफ देखो, ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रहा है, तो एफ हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एफ हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करें ए की, तो ए में कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ए। तो ए जो है वो ई से ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ई हमारे पास एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक हमारे पास लीस्ट स्टेबल होता है, राइट। तो ये बन गया हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो था हमारे पास कि कार्बन आयन कैसे स्टेबलाइज होती है एरोमेटिसिटी से। अब आगे देखते हैं कि कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, की रेजोनेंस से हमारे पास कार्बन आयन कैसे स्टेबलाइज होती है, कैसे होती है। जिस भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो कार्बन आयन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमारे पास स्टेबल होगी। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो उतने ही ज्यादा स्टेबल। अब देखो इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस लग ही नहीं रहा है। इसमें तो उल्टा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इस अल्काइल ग्रुप का, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा के इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो ए तो हमारे पास गया लीस्ट स्टेबल में। बी की बात करें तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा
नेगेटिव, तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है। वहीं अगर मैं सी की बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे तो ये चार्ज जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे थी डबल बॉन्ड, फिर ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, यहाँ पे थी बॉन्ड, यहाँ पे थी बॉन्ड, यहाँ पे थी बॉन्ड। तो सी में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं बी से, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा बी, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारी एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, इस अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ऐसे जाएगा, ये फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव ऐसे जाएगा, तो इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फिनाइल ग्रुप ने क्या किया, इसको स्टेबल किया। वहीं अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी में देखो ये नेगेटिव चार्ज इस फिनाइल रिंग के साथ जाके भी रेजोनेंस में जाएगा, इस फिनाइल रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, तो इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, बी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। पहले इस रिंग के साथ बनाएगा, जैसे इस केस में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे पहले, तो बी में क्या होगा, इस रिंग के साथ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके साथ भी 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो बी में क्या होगा, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे ए में। अब वहीं सी में देखो, सी में तो 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सी में हमारे पास सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, दैट विल बी सी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ये लगा हुआ है हमारे पास, इसमें कोई भी ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NO2 माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट देगा, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ये कैसा होगा हमारे पास, स्टेबल रहेगा, इस स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, राइट। वहीं सी में देखो CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, कैसे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी और प्लस आई इफेक्ट से भी, इन दोनों इफेक्ट से ये क्या करेगा, इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। OCH3 माइनस एम और सॉरी प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट देता है, जिसमें प्लस एम डोमिनेट करता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये माइनस आई इफेक्ट देता है, तो माइनस आई देता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा और इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसको इंक्रीज कौन कौन कर रहा है, एक इसको बी कर रहा है और ई कर रहा है। बी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है माइनस एम से, ई कर रहा है माइनस आई से। अब माइनस एम कैसा है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है माइनस आई से, तो बी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा, फिर हमारे पास कर रहा होगा कौन सा, राइट, क्योंकि माइनस एम हमारे पास कैसे रहता है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट रहता है ना माइनस आई से, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास रहेगी बी की, फिर रहेगी ई की। फिर ये दोनों तो देखो क्या कर रहे हैं, सी और डी तो इलेक्ट्रॉन देके इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, फिर आएगा हमारे पास ए, क्योंकि इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सी और डी की। अब सी में देखो इफेक्ट लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, और डी में इफेक्ट लग रहा है प्लस एम। अब प्लस एम इफेक्ट कैसा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है प्लस एम, या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट कैसे स्ट्रॉन्गर है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन देगा इसको, सी के कंपैरिजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके इसको अनस्टेबल करेगा, जबकि सी इतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, इसलिए सी जो है वो क्या रहेगा, डी से ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये रहेगा इस अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये रहेगा अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, हमें कुछ कार्बन आयन दे रखी है, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें देखो, इसमें रेजोनेंस लग रहा है, ये अल्कीन रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है। अब देखो रेजोनेंस तो हर किसी में लग रहा है, रेजोनेंस से तो हर अल्कीन स्टेबल हो रही है, बट बी और सी डी में एक एडिशनल इफेक्ट भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, हमारे पास कार्बन आयन को स्टेबल कर रहा है। अब NO2 का हमारे पास क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट लगता है और माइनस आई इफेक्ट लगता है, राइट। कार्बन अनायन का हमारे पास माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे माइनस एम माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। बट मेटा पोजीशन पे क्या हमारे पास माइनस एम इफेक्ट लगता है, नहीं लगता है। तो मेटा पोजीशन पे हमारे पास ऑपरेट होगा सिर्फ कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। तो सी जो है हमारे पास बी और डी से लेस स्टेबल रहने वाला है,
क्योंकि बी और डी में हमारे पास दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज माइनस एम और माइनस आई, जबकि सी पे हमारे पास सिर्फ माइनस आई ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब बी और डी में बात करते हैं। अब देखो माइनस एम इफेक्ट तो जो होता है वो दोनों में सेम लग रहा है, बी और डी में, बी और डी में जो माइनस एम इफेक्ट है वो तो सेम लग रहा है, बट जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिपेंड होता है किस पे, डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा माइनस माइनस आई इफेक्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे NO2 है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे NO2 है पैरा पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू पैरा पोजीशन, दैट्स वाई बी जो है हमारे पास क्या होगा, डी से ज्यादा स्टेबल होगा। बी हमारे पास डी से ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें जो माइनस आई इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू डी। तो और लास्ट में आएगा हमारे पास ए, क्योंकि ए में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, जबकि सी में माइनस आई इफेक्ट तो लग रहा है ना कुछ। तो ये रहेगा इस अल्कीन में हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस तो सब में ही हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके इसको कैसा करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो ए तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब बी सी और डी में देखते हैं। अब अल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट लगाते हैं, एक लगाता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन और एक लगाता है ये इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट लगाते हैं, ये हमारे पास लगाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। तो इफेक्ट लगाता है, बट मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट कर रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो ए के बाद स्टेबिलिटी आएगी सी की, क्योंकि सी जो है वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, जबकि बी और डी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी लगा रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा सी। अब बी और डी में से बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो दोनों में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, बट इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। अब डी में इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कम होगा क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है, पैरा ऑर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी जो है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा ना एज कम्पेयर टू डी। डी में इंडक्टिव इफेक्ट इतना नहीं होगा जितना बी में लग रहा होगा, क्योंकि ये कहाँ है, पैरा पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ए सी डी एंड बी। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। रेजोनेंस सब में हो रही है, उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा लगे हुए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ए तो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस ही स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब बी और सी में रेजोनेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा कि ये ऑर्डर रहेगा, बी और सी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कौन शो करेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो ये क्लोरीन और क्लोरीन होता है, जो हेलोजन होता है, वो प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करता है। बट ये हमने देखा था कि हेलोजन के केस में क्या होता है, हमारे पास माइनस आई इफेक्ट क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। वो जितने भी ग्रुप होते हैं जैसे OH हो गया, OR हो गया, ये सारे क्या करते हैं, हमारे पास प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट इन सब में क्या होता है, हमारे पास प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है और नेट इफेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉन रिलीजन का। बट हेलोजन के केस में क्या होता है, हमारे पास हेलोजन भी प्लस एम और माइनस आई दोनों शो करता है, बट हेलोजन के केस में हमारे पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है और नेक्स्ट इफेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉन पुलिंग का। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो फ्लोरीन की जो है बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सी से, फिर ए होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा एज कम्पेयर टू सी, दैट्स वाई ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। बट ये ऑर्डर हमारे पास गलत है, हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है ये, जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा है। इसके दो रीजन है। एक रीजन मैंने आपको जब मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था तब समझाया था, क्या कि जो क्लोरीन होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा निकलता है, क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन से ज्यादा निकलता है। ऐसा क्यों बताया था, मैंने बताया था जो इनका प्लस सेम इफेक्ट है वो फ्लोरीन का क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। मान लो फ्लोरीन का प्लस सेम इफेक्ट 20 है, तो
क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट कितना रहेगा, इसका प्लस एम इफेक्ट रहेगा कोई 5 के अराउंड। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली पुश करेगा। क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, स्टीरिंग क्राउडिंग हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली पुश करेगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। इसलिए क्लोरीन और क्लोरीन का जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, बोल सकते हो प्लस एम इफेक्ट होता है, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका 20 है तो इसका 5 होगा। वहीं अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता है। अगर फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट -30 है तो क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो 28 होगा। तो क्लोरीन और क्लोरीन के प्लस एम इफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बट माइनस आई इफेक्ट में इतना डिफरेंस नहीं है। तो इसमें नेट इफेक्ट रहेगा -10 पुल का, माइनस इसलिए क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो इसमें जो नेट इफेक्ट रहेगा वो रहेगा 10 का इलेक्ट्रॉन पुलिंग का। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो इसमें नेट इफेक्ट कितना रहेगा, इसमें नेट इफेक्ट रहेगा -23। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका आ रहा है, क्लोरीन का ज्यादा आ रहा है ना। नेट इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। दैट्स वाई क्लोरीन की क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी, या फिर बोल सकते हो माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन की फ्लोरीन से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। एक रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है क्लोरीन के पास प्रेजेंट है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास प्रेजेंट है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है यहाँ से लेके, जबकि फ्लोरीन पे कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। एक रीजन ये भी है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर फ्लोरीन से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, जबकि फ्लोरीन में कोई भी ऐसा ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो ये दो रीजन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा है। इसमें जो नेट ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा सी डी एंड। तो ये है हमारा इसमें इसका करेक्ट आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सारे ही हमारे पास कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारे पास बी, फिर रहेगा सी, फिर रहेगा डी और लास्ट में आएगा ए। क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आप लोगों को मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो इसमें माइनस एम इफेक्ट का मैंने ऑर्डर बताया था कि NO2 का माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर CHO का होता है और फिर COR का होता है। तो NO2 का माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। फिर CHO का होता है और लास्ट में COR का होता है। क्योंकि ए में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, तो ए की स्टेबिलिटी आएगी सबसे लास्ट में। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये ए है, ये बी है, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, कैसे पता चलेगा। अब देखो क्या होएगा, ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, सल्फर के पास क्या है, सल्फर के पास प्रेजेंट है वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो कि ऑक्सीजन के पास नहीं है, जो कि ऑक्सीजन के पास नहीं है। अब सल्फर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में रख सकता है, जो ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास है ही नहीं। तो बी जो है वो ज्यादा इजिली यहाँ से नेगेटिव चार्ज को लगे लेगा, तो बी की स्टेबिलिटी जो है वो ए से ज्यादा होगी। सेम रीजन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल था और एक इंडक्टिव इफेक्ट, दो रीजन थे। बट एक रीजन ये भी तो था कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो सेम सल्फर के पास हमारे पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसमें वो ये इलेक्ट्रॉन को लेके अपने पास रख सकता है। दैट्स वाई बी की स्टेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, ए से ज्यादा होगी। ऑलराइट, आया समझ में। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कार्बन आयन रेजोनेंस से कैसे स्टेबलाइज होती है, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी स्टेबल कार्बन आयन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन आयन कैसे स्टेबलाइज होती है, देखो। अब देखो ये मेरे पास है प्राइमरी कार्बन आयन, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी, सॉरी ये भी है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शरी। ये हमारे पास है इथाइल कार्बन आयन और ये है हमारे पास मिथाइल कार्बन आयन। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, देखो। अब ये हमारे पास लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप, जिसका होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये तो क्या करना चाहता है, अपने नेगेटिव चार्ज को कम करना चाहता है। बट यहाँ पे क्या लगे हुए हैं प्लस आई अल्काइल ग्रुप, जो इसको दे रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 भी नहीं है। तो
इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये, यहाँ पे इसको 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहे हैं और यहाँ पे 1 भी नहीं दे रहा है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कार्बन आयन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, फिर सेकेंडरी रहती है और फिर टर्शियरी रहती है। सबसे ज्यादा रहती है मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये तो क्या हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। वहीं हमने जब कार्बोकटायन में देखा था, तो कार्बोकटायन में हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें क्या मिला था कि टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल थी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में मिथाइल कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे पास उल्टा रहता है, मिथाइल कार्बन आयन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर वहीं हम कार्बोकटायन की बात करें तो टर्शियरी कार्बोकटायन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। तो ये दोनों ऑर्डर कैसे रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ये, हमें यहाँ पे इस पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो ये हमारे पास कैसी कार्बोकटायन है, प्राइमरी कार्बोकटायन है, सॉरी प्राइमरी कार्बन आयन है, देखो यहाँ पे है ना नेगेटिव चार्ज, ये आगे से वे के कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन है। ये हमारे पास टर्शियरी कार्बन आयन है, 1 2 3 टर्शियरी कार्बन आयन है, और ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटायन है। तो प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो इसमें हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ACN। तो ये रहेगा हमारे यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो वैसे भी देखो तो देखो, प्राइमरी कार्बोकटायन है, सिर्फ ये इतना सा पार्टी क्या लगा रहा है, इसके ऊपर प्लस सा इफेक्ट लगा के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जबकि सेकंड में देखो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है और यहाँ से भी मिल रही है। 3 अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, 3 अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, जबकि सेकेंडरी में सिर्फ इसको यहाँ से और यहाँ पार्ट से मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ACN-B। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो सी तो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा। अब ए और बी में देखो माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, कम है। इसके कंपैरिजन में देखे तो डिस्टेंस कम है, तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इजिली डिस्पर्स होगा, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आएगा हमारे पास ए। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, देखो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा D, C, B एंड A। छोटा पार्ट है, कम इलेक्ट्रॉन, छोटा अल्काइल ग्रुप है, तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इसमें और ज्यादा देगा, और बड़ा अल्काइल ग्रुप आ गया, और बड़ा अल्काइल ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये। ऑलराइट, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ये, हमें क्या करना है, हमें इसमें इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। कुछ कार्बन आयन दे रखी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। देखो ये ए कार्बोकटायन कैसे स्टेबल हो रही है, ये कार्बोकटायन स्टेबल हो रही है रेजोनेंस से, ये वाली कार्बोकटायन हमारे पास स्टेबल हो रही है रेजोनेंस। अब बी कार्बोकटायन देखो क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस सा इफेक्ट देके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये तो कैसी हो रही है, अनस्टेबल हो रही है। जबकि सी में बात करें तो सी में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, तो सी जो है वो बी से तो स्टेबल होगी। ठीक है, वहीं ए जो है हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस से कार्बन आयन क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो इसमें ये रहेगा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब अगर इसमें बात करूँ तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के sp3, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के sp2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो ये बात मैंने आपको कार्बोकटायन में भी समझाई थी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहता है, और जैसे जैसे क्या होता है, एस करैक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास पहले एस ऑर्बिटल आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है और फिर एफ आता है, राइट। अब क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या रहता है, न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है ना, इसलिए एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास रहता है, तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे क्या होता है, हमारे पास एस करेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब देखो इसमें एस, इसमें जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एस करेक्टर कितना होगा, इसमें एस करेक्टर होगा 25%। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसमें एस करेक्टर होगा कितना, 33.3%।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन एस पे है, तो इसमें एस करेक्टर होगा कितना, 50%। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, एस करेक्टर सबसे ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका एस करेक्टर ज्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है, तो सी हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी में देखो, एस करेक्टर थोड़ा सा कम है, सी से कम है ना, बी में एस करेक्टर क्या है, सी से कम है, तो सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी सी से क्या होगी, कम होगी। वहीं देखो एस में हमारा, सॉरी ए में एस करेक्टर सबसे कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा, तो ए जो हमारा लास्ट में है। तो ये रहेगा हमारा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। तो कार्बन एनायन में हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा रहता है। तो इसमें जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना, वो कुछ इस तरह से रहता है कि हमारे पास अगर क्या हो, 3 फिनाइल ग्रुप लगे हो तो वो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फिर जहाँ 2 फिनाइल ग्रुप लगे हो और फिर 1 फिनाइल ग्रुप पर। ठीक है, ये जो है हमने देखा भी था, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था। अगर हमारे पास क्या है, ये ऐसे 3 फिनाइल ग्रुप लगी हुई थी, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहे थे, ज्यादा बन रहे थे। फिर 2 वाले के, इसको जो है हम, ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम ऐसे फिनाइल भी लिखते हैं, राइट। तो जब 2 फिनाइल रिंग लगी हुई थी उसके कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, और जब 1 फिनाइल रिंग लगी हुई थी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कम बन रहे थे, राइट। तो इसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो हमारे पास कार्बन आयन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, जब 3 फिनाइल रिंग लगी हुई उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। उसके बाद आती है हमारे पास अलाइलिक कार्बोकटायन। अलाइलिक कार्बोकटायन, सॉरी अलाइलिक कार्बन आयन, ये कैसे स्टेबलाइज हो रही है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है। तो सबसे पहले जहाँ 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर 2 फिर 1, फिर जो रेजोनेंस, ये अलाइलिक कार्बन आयन जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है। उसके बाद हमने देखा था मिथाइल कार्बन आयन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। फिर इथाइल कार्बन आयन, क्यों, क्योंकि इस पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो प्लस साइन इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करके इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। वहीं फिर लास्ट में हमारे पास आ रही थी, सॉरी नेगेटिव आएगा, सेकेंडरी कार्बन आयन, और लास्ट में हमारे पास आ रही थी टर्शियरी कार्बन आयन। यही था। तो ये रहता है हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जब 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर 2, फिर 1 फिनाइल रिंग, फिर ये वाली कार्बन आयन जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है, फिर मिथाइल, फिर इथाइल, सेकेंडरी कार्बन आयन और टर्शियरी कार्बन आयन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमें इसमें इसकी क्या बताना है, स्टेबिलिटी का, इस कार्बन आयन में इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ये देखो, ये कार्बन आयन, सॉरी ये ऐसे आएगा, रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है, ये कार्बन आयन रेजोनेंस से हमारे पास क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। ये कार्बन आयन, आई एम ड्राइंग, ये ये कार्बन आयन भी हमारे पास कैसी हो रही है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है। और ये कार्बन आयन देखे तो ये कार्बन आयन भी हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है। तो ये तीनों ही कार्बोकेटायन हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है, और तीनों में कोई और इफेक्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ रेजोनेटिंग इफेक्ट ही लग रहा है। तो अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। देखो, ये कार्बन आयन हमारे पास कौन से, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सॉरी सेकेंडरी कार्बन आयन है। ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन आयन है, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन है, और ये हमारे पास टर्शियरी कार्बन आयन। तो हमारे हमने अभी देखा कि प्राइमरी कार्बन आयन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर टर्शियरी होती है, हमने अभी देखा। तो अभी देखो, प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो हमारे पास बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर सेकेंडरी कार्बन आयन होती है तो ए हमारे पास होगा, और लास्ट में होगा हमारे पास सी। तो ये रहेगा हमारे यहाँ पे इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये, हमें इसको इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ए पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ नहीं लगा हुआ है। बी में लगा हुआ है NO2 -M और -I इफेक्ट देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। CHO -M इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। OH +M और -I इफेक्ट देता है, +M डोमिनेट करता है, इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, को इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। OCH3 +M -I दोनों देता है, +M डोमिनेट करेगा, क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी ऊपर नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज करके इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। CH3 हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। क्लोरीन -I इफेक्ट देगा, इसकी स्टेबिलिटी को, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा बट स्टेबिलिटी को इंक्रीज, राइट।
तो अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कौन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है और जी कर रहा है। ये तीन ही इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा देखो बी और सी में माइनस एम लग रहा है, जी में माइनस आई लग रहा है। माइनस एम इफेक्ट इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन माइनस आई। तो बी और सी में देखो माइनस एम का ऑर्डर मैंने पढ़ाया हुआ है, NO2 का माइनस एम इफेक्ट CHO से ज्यादा रहता है। तो बी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रहा होगा, तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सी की और लास्ट में आएगी जी की। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट दे रहा है जो कि वीकर इफेक्ट। फिर उसके बाद आएगा ए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और सारे तो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। दैट इज डी, ई एंड एफ। अब डी, ई और एफ में देखे, एफ क्या लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो कि वीकर इफेक्ट है मिजोमेरिक इफेक्ट से। तो इतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होगा रिंग को जितना डी और ई दे रहे होंगे। तो ए के बाद आएगा हमारा एफ, ए के बाद आएगा हमारा एफ। अब डी और ई में देखो, अगर प्लस एम का ऑर्डर याद है तो ओ एच की, ओ एच का प्लस एम इफेक्ट OCH3 से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ओ एच ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके इसको ज्यादा अनस्टेबल करेगा, इसलिए ई और ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, ये रहेगा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है हमारा कार्बे अनायन टॉपिक जो है वो खत्म होता है। यहाँ पे हमारा कार्बे अनायन टॉपिक जो है वो खत्म होता है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी देखी, इस ज्योमेट्री देखी। हमने क्या देखा कि किस किस तरह से स्टेबल होता है, ये एरोमेटिसिटी से स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस से स्टेबल होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होता है। और हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी देखे, हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखा। ठीक है, अब कार्बोकटायन और कार्बन आयन में डिफरेंस क्या क्या होता है। कार्बो, हमने लास्ट वीडियो में कार्बोकटायन के बारे में पढ़ा था, आज की वीडियो में जो है हमने कार्बन आयन के बारे में पढ़ा, राइट। तो दोनों ही क्या हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बोकटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, कार्बन आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसमें कार्बोकटायन कैसे बनती है, कार्बोकटायन बनती है जब कार्बन के साथ कोई कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाओ, तो क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बोकटायन। कार्बन अनायन कैसे बनता है, जब कार्बन के साथ क्या लगाओ, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाओ, तो बॉन्ड ब्रेक होगी ऐसे और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन अनायन, राइट। उसके बाद हमने देखा कि कार्बोकटायन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2, कार्बन आयन की रहती है sp3। इसकी शेप हमारे पास रहती है ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बोकटायन की शेप हमारे पास रहती है ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बन आयन की हमारे पास कैसी रहती है, कार्बन आयन की हमारे पास रहती है पिरामिडल, राइट। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद देखा हमारे पास कार्बोकटायन कैसे स्टेबलाइज होती है। कार्बोकटायन हमारे पास स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है बैक बॉन्डिंग से, फिर 3 सिग्मा रेजोनेंस से, फिर एरोमेटिसिटी से, फिर 2 सिग्मा रेजोनेंस से, फिर 1 सिग्मा रेजोनेंस से, फिर उसके बाद आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में आता है इंडक्टिव। जबकि जो कार्बन अनायन है हमारे पास वो कैसे स्टेबल होती है, वो स्टेबल होती है एरोमेटिसिटी से सबसे ज्यादा, फिर रेजोनेंस से और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट से। सिर्फ इन्हीं तरीके से और ये रहता है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था हमारे पास जो टर्शियरी कार्बोकटायन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी होती है और फिर प्राइमरी होती है और लास्ट में मिथाइल कार्बोकटायन, राइट। जबकि कार्बन अनायन में देखें तो हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और लास्ट में, सॉरी टर्शियरी लास्ट में आती है, सबसे पहले आती है मिथाइल कार्बन, राइट। और कार्बोकटायन हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, कार्बन आयन हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास कार्बोकटायन और कार्बन आयन में कुछ मेजर डिफरेंस। तो आज की वीडियो में हमने कार्बन आयन के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।